हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे आगे। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज कुछ और आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं बड़ा कर देती हूँ, फिर ऑप्शन बाद में देख लेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या दिया, एक तो हमें कॉलम फर्स्ट दिया हुआ और एक साइड में कॉलम सेकंड दिया हुआ है। इन्हें हमें क्या करना है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, मैच करना कॉलम को। देखो एक साइड दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड वेंटिलेशन। तो हमने ये टर्म पहले भी देखी थी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या होता है कि जब एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज जब एल्वियोलाई के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जब क्या करती है कि सेल उसे क्या करती है, यूटिलाइज करती है गैसेस को। जैसे कि ऑक्सीजन को जब यूटिलाइज करती है सेल, तो उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। वेंटिलेशन क्या वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आउट या इन होती है एयर हमारे लंग्स में, आउट होगी और इन होगी एयर हमारे लंग्स में। तो ऑप्शन देखिए, गैस एक्सचेंज लंग्स और ब्लड और लंग के बीच में अगर गैस एक्सचेंज हो तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर ही क्या होगी, एल्वियोलाई होगी ना, तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में अगर गैस का एक्सचेंज हो तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। गैस एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यू, अब ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो जाएगा। और देखो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में दिया एटीपी प्रोडक्शन। तो हमने देखा कि जब सेल यूटिलाइज करेगी ना ऑक्सीजन को, तो ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। ये हम रेस्पिरेशन वाले अलग से चैप्टर दिया हुआ है, रेस्पिरेशन इन प्लांट करके, उसमें पढ़ेंगे। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये भी सही है। और वेंटिलेशन एयर मूवमेंट इन लंग्स, हाँ ये चाहे अंदर आए चाहे बाहर आए, आउट हो या इन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट मैच हो रहा है, ए का पी, बी का क्यू, सी का आर एंड डी का एस। तो ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं कि ए का पी और बी का क्यू होना चाहिए ना। ए का पी और बी का क्यू, ए का पी, यहाँ पे ए का क्यू है ये नहीं होगा, यहाँ पे ए का आर है ये नहीं होगा। ए का पी बी का क्यू, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल गया हमें। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। कि इसमें हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन की अगर हमें डेफिनेशन पता है तो हम ये आराम से कर सकते हैं। और आप ये देखो तो एनसीईआरटी में इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल, सेलुलर, सब चीज़ें दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमें एक करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स फॉर गैस एक्सचेंज, नहीं, ह्यूमन में गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स होते हैं या फिर लंग्स होते हैं। हमारे लंग्स में क्या होती है, एल्वेलाई होती है, वहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ना कि गिल्स में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू मॉइस्ट स्किन, नहीं, मॉइस्ट स्किन से नहीं होता, किससे होता है, लंग्स से होता है। अगर आप ये देखोगे ना तो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स करके, फर्स्ट या सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन करके एनसीईआरटी में। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ना बताया हुआ, जैसे मॉइस्ट स्किन किसके पास होती है, मॉइस्ट स्किन होती है अर्थवॉर्म के पास में। अर्थवॉर्म जब रेस्पायर करता है ना, ब्रीथिंग करता है, तो वो किससे करता है, मॉइस्ट स्किन से करता है। गिल्स किस में होंगे, फिश में होंगे। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो हमसे पूछा किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में पूछा है, हमसे ह्यूमन के बारे में पूछा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। गैस एक्सचेंज टेक प्लस इन एल्वेलाई, यस ये स्टेटमेंट सही है कि गैस का एक्सचेंज क्या होगा, एल्वेलाई में, और एल्वेलाई प्रेजेंट किस में होगी, लंग्स में। ठीक है। रेस्पिरेटरी अकर ड्यूरिंग, रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा जी, रात को फिर हम सांस नहीं लेते हैं, मर जाते हैं रात को। अब ये बोल रहे हैं कि हम सांस सिर्फ रात को लेते, सॉरी दिन में लेते हैं, रात को नहीं लेते हैं। बोला ना डे टाइम, ओनली डे टाइम, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। सांस तो हम दोनों, रेस्पिरेशन तो हम डे टाइम में भी करते हैं और नाइट टाइम में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये आप देखोगे ना, गिल्स और ये मॉइस्ट स्किन वाला टॉपिक कहाँ से उठाई, ऑप्शन कहाँ से बनाई, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन करके एनसीईआरटी में वो दिया हुआ टॉपिक, फर्स्ट या सेकंड टॉपिक है, वहाँ से ये लाइन उठाई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि हमसे ह्यूमन का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ, फिर हम ऑप्शन मैच कर लेंगे क्या आते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एसेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेशन क्या दिया हुआ है। द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द एल्वेलाई। यस, ये लाइन तो अभी हमने देखी है कि प्राइमरी साइट क्या होगी, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेलाई होगी। यस, असेशन इज ट्रू। नाउ रीजन देखते हैं। एल्वेलाई आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय ए
नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फैसिलिटिंग एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। यस, अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो कुछ इस टाइप करके एल्वेओलाई बनाई है और उसके साइड बाहर ऐसे क्या बना एक कैपिलरी को बना के दिखाया हुआ है। तो इस टाइप का ही स्ट्रक्चर हमें हमारे लंग्स में देखने को मिलता है कि एल्वेओलाई के बाहर क्या मिलती है, हमें कैपिलरी मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो एफिशिएंट गैस एक्सचेंज उसके, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बट अभी इसका रीज़न है या नहीं है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, बिकॉज लगा के चेक करते हैं कि आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखो, द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द alveoli because alveoli are thin walled structures surrounded by a network of capillaries facilitating efficient gas exchange। क्योंकि क्यों है एक वो प्राइमरी साइट ह्यूमन में एल्वेलाई, क्योंकि एल्वेलाई थिन वॉल स्ट्रक्चर होती है और उसके बाहर क्या होता है, कैपिलरी का एक हमें नेटवर्क मिलता है जो क्या करता है, गैस एक्सचेंज का एफिशिएंट बनाता है। यस, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। हमने बताया कि एल्वेलाई प्राइमरी साइट है, और वो है भी क्यों, उसका ये जो रीज़न है वो रीज़न इसको एक्सप्लेन भी करे कि इसलिए है बिकॉज, क्योंकि क्या वहाँ पे हमें कैपिलरी का एक नेटवर्क दिखता है और एक थिन वॉल स्ट्रक्चर है। तो यस, रीज़न इज ऑल्सो एक्सप्लेन द असर्शन। तो मैं सारी ऑप्शन देते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, हमें हमारा ए ऑप्शन ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा मैंने इसको कैसे किया है, खुद से ट्राई करके देखना बन रहा है नहीं बन रहा। अभी देखो इसके फिर ऑप्शन में एक बार हम बाद में देखते हैं, क्योंकि फिर ना स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन लेती हूँ तो आपको विजिबल नहीं होता है क्लियरली। अब एक बार क्वेश्चन को ढंग से मैच कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेंगे। अब इसमें एक साइड क्या दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, वही मैच वाला कॉलम है। टाइडल वॉल्यूम का पूछा हमसे, रेजिडुअल वॉल्यूम का, वाइटल कैपेसिटी का एंड टोटल लंग कैपेसिटी का। देखो टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया था कि पर ब्रीथ हम क्या करते हैं, जो एयर अंदर लेते हैं चाहे बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई थी कितनी, 500 ml होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हमने पूरा एक्सपायर कर दिया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर दिया, कि जितनी सांस हम मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो निकाल ही रहे, बट हम खुद से जोर लगा के फोर्सफुली भी जो सांस निकाल सकते थे ना, वो भी बाहर निकाल दी, बट फिर भी हमारे लंग्स में क्या तो कुछ अमाउंट में क्या होता है कि एयर बची रह जाती है, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट भी मैंने बताया था अराउंड 1100 से 1200 ml होता है। ठीक है, ये दोनों पता चल गया हमें। और वाइटल कैपेसिटी मैंने बताया था क्या होता है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV को हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, कि आप मैक्सिमम कितना बाहर निकाल सकते हो या फिर आप मैक्सिमम कितना अंदर ले सकते हो, यही होता है वाइटल कैपेसिटी। देखो कैसे कि मैं मैक्सिमम कितनी एयर बाहर निकाल सकती हूँ। सबसे पहले तो मैंने IRV किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब मैंने फोर्सफुली कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, कितनी एयर अंदर ले सकते हैं। देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो क्या हुआ कि मैं कितनी एयर बाहर निकाल सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं देखो IRV का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, की जो आप फोर्सफुली अंदर ले रहे हो, तो सबसे पहले मैं वो एयर बाहर निकालूंगी जो मैंने फोर्सफुली अंदर ली। तो मतलब सबसे पहले मैंने IRV निकाल दिया, मैं निकाल सकती हूँ जो सबसे पहले मैंने IRV निकाल दिया जो फोर्सफुली मैंने एयर अंदर ली। फिर मैंने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथ किया, टीवी भी निकाल दिया, और फिर ERV में फोर्सफुली और जो मेरे लंग्स में एयर है मैं वो भी तो बाहर निकाल सकती हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, ERV आ जाएगा। तो मतलब इन तीनों को जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। कैसे कि मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। देखो समझो, अगर आपको वाइटल कैपेसिटी समझ में, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि फोर्सफुली पहले मैंने इंस्पिरेशन किया मतलब मैंने कोई एयर अंदर ली, तो उसे बोलते हैं IRV। अब मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया, अब इस फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में मैं मैक्सिमम अमाउंट कितनी एयर की बाहर निकाल सकती हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ आउट, मैं कितनी अमाउंट ब्रीथ आउट कर सकती हूँ बताओ। अब सबसे पहले तो मैंने ये अंदर लिए IRV, तो सबसे पहले मैं IRV को ही बाहर निकालूंगी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में मैं कितनी देर बाहर निकाल सकती हूँ, कि सबसे पहले तो जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन की उसे ही बाहर निकालो, IRV बाहर निकालती, फिर मैं एक नॉर्मल ब्रीथ बाहर निकाल सकती हूँ, टाइडल वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, और एक मैंने क्या बोला मैक्सिमम अमाउंट बोला ना, तो मैं ERV भी तो बाहर निकालूंगी जो मेरे लंग्स में है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकती हूँ, तो मैं वो भी बाहर निकालूंगी। तो ये होता है कि वाइटल कैपेसिटी ये होता है कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद में आप कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो। एक तो ये होता है, इसकी दो डेफिनेशन दी, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वाइटल कैपेसिटी की, आपने पहले फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो उसके बाद में कितनी एयर बाहर निकाली, अब आपने फोर्सफुल क्या कर दिया, चाहे आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, पहले आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया मतलब आपने ERV कर दिया, अब उसके बाद में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो ब्रीथ इन कर सकते हो,
जो ब्रीथ इन कर सकती हो, पहले उसमें तो ब्रीथ आउट किया था, अब इसमें ब्रीथ इन करेंगे। तो आप ब्रीथ इन क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो वो जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया मैंने ERV वो अंदर लूँगी मैं, फिर मैं टाइडल वॉल्यूम अंदर लूँगी, और फिर मैं IRV जो फोर्सफुली अंदर ले सकती हूँ, जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर सकती हूँ वो भी तो अंदर लूँगी ना। तो ये दोनों NCERT में डेफिनेशन दी हुई है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी इनहेल कर सकते हो, और फोर्सफुली इनहेल करने के बाद में आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी एक्सपायर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा, जैसे NCERT पढ़ी है उसको तो ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये होता है वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी दिया हुआ क्या, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है कि जब आप वाइटल कैपेसिटी में सब कुछ आ गया, TV भी आ गया, ERV भी आ गया और IRV भी आ गया। अब जब आप इसमें RV और ऐड कर देते हो ना, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं VC में जब आपने RV और ऐड कर दिया, जो आपके लंग्स में है अमाउंट एयर का जो बाहर निकलता ही नहीं कभी, उसको जब आपने और ऐड कर दिया तो वो बन जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एयर पर ब्रीथ क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम ही होता है। एयर रिमेनिंग पोस्ट एक्सेल, मतलब पोस्ट मतलब एक्सेल करने के बाद में आपकी एयर जो रिमेनिंग बची होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। मैक्सिमम एक्सहेल्ड एयर वाइटल कैपेसिटी आ गया, चाहे यहाँ पे मैक्सिमम इनहेल्ड एयर होता तो भी वाइटल कैपेसिटी ही आता। और मैक्सिमम लंग वॉल्यूम कितनी होती है, लंग कैपेसिटी होती है। तो A का P B का Q, इस टाइप का ऑप्शन देखो सामने ही मैच कर रहे हैं, A का P B का Q, ये फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। हमें क्वेश्चन करने से ज़्यादा मतलब हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को समझें, कि बाय चांस एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा सा भी घुमा के दे दिया, तो हमें पता है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन घुमाए हम उसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। CO binds to hemoglobin more readily than oxygen, reducing oxygen transport। मुझे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही लग रहा है कि CO क्या करता है, बहुत रेडिली बहुत फास्टली बाइंड करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के कंपेयर में। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस करता है। मैंने आपको बताया भी था, एक ये मैंने आपको ना 2-3 इस चैप्टर में कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ में इनके जुड़ने का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले CO जुड़ेगा, फिर ऑक्सीजन, देन CO2 जुड़ेगा। और ये 200 टाइम मोर होता है ऑक्सीजन से, इसकी जो जुड़ने की कैपेसिटी होती है वो 200 टाइम मोर होती है। तो मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन से आगे देखते हैं। CO इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। CO इंक्रीज करेगा, ये सेकंड ऑप्शन बोला कि CO इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, नहीं ये तो डिक्रीज करता है, इंक्रीज तो करता ही नहीं। अभी मैंने बताया कि अगर CO प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के साथ में तो CO ही जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में, ऑक्सीजन को तो जुड़ने ही नहीं देगा। CO हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, नहीं बहुत इफेक्ट होता है इसका CO का। अगर CO प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं पाएगी। आपने कभी सुना है क्या कि एक सर्दियों के टाइम में कहते हैं कि कई लोग अंगीठी चलाकर कमरे में सो जाते हैं और वो रूम को बंद कर लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो पता है वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि रूम को उन्होंने लॉक कर लिया तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उन्हें, तो बर्निंग है जो वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनके ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता, इसका इतना इफेक्ट होता है। और वहाँ पे बनता है क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऐड करता है ना CO के साथ में, तो वो एक हार्मफुल सब्सटेंस बनाते हैं, एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं जिसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से क्या होती है, लोगों की डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा कि अंगीठी जलाकर सोए हुए 2 लोगों की डेथ हो गई रात को, तो इसी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, CO बनता है। और ये बोल रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं करता, बहुत इफेक्ट होता है, ये तो लोगों की जान भी ले सकता है, तो वो स्टेटमेंट भी गलत है। CO इज लेस हार्मफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं CO ज़्यादा हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी CO2 से तो ज़्यादा है, अगर CO2 प्रेजेंट है, एक साइड CO2 और एक साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा CO2 के कंपेयर में। बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो वो नहीं देगा ऑक्सीजन को। तो CO इज लेस हार्मफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं CO इज मोर हार्मफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लेस नहीं आके यहाँ पे मोर आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत सही होता। तो ऑप्शन नंबर A सही था, वो हमने देख लिया कि जल्दी जुड़ जाता है ऑक्सीजन के कंपेयर में हीमोग्लोबिन के साथ में, और इसके जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का उसे क्या कर देता है, रोक देता है या फिर कम कर देता है, ठीक है। और बाकी स्टेटमेंट में क्या गलती है मैंने आपको वो भी बताया। तो ऑप्शन A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो कोई फिर एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया। ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आसान होते हैं करने में, अगर आप थोड़ा सा में दिमाग लगाओ ना, क्योंकि एक कई बार कहते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है ना तो सारे हो जाते हैं। वही कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड इनको मैच करने हैं। एक होता है फिश, फ्रॉग, अर्थवर्म एंड कॉकरोच, ये उसी से है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन करके मैंने आपको बताया था ना, एक एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला टॉपिक आप पढ़ना, उसमें उससे क्वेश्चन बनाएंगे कि फिश में क्या होंगे, फिश में होंगे गिल्स। मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक एनिमल है फिश, उसमें गिल्स होंगे। अर्थवर्म में क्या होता है, मॉइस्ट स्किन होती है। कॉकरोच में हमें ट्रेकिया देखने को मिलता है। एंड फ्रॉग में क्या होता है, लंग एंड स्किन दोनों होती है। फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और फ्रॉग क्या करता है कि ज़मीन पे भी आ जाता है। तो जब फ्रॉग
के पास भी क्या होते हैं, लंग्स भी होते हैं। तो फ्रॉग अपनी लंग्स से भी रेस्पायर कर सकता है, ऑक्सीजन और CO2 को डिफ्यूज कर सकता है, और स्किन से भी कर सकता है। आपने देखा होगा फ्रॉग की स्किन भी ना थोड़ी मॉइस्ट सी होती है, देखना कभी ध्यान से देखा होगा तो। मॉइस्ट स्किन क्या करती है, हेल्प करती है गैसेस के एक्सचेंज में। इसीलिए तो अर्थवर्म किससे रेस्पायर करते हैं, हम बोल सकते हैं गैस का एक्सचेंज करते हैं स्किन से। तो ए का आएगा Q और बी का P, ए का Q बी का P। इसमें ए का Q बी का P है, ठीक है। इसमें ए का P ये नहीं होगा, इसमें ए का आ रहा है ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन है क्या, नहीं चौथा भी है। इसमें क्या ए का S है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ए का Q बी का P और आगे सी का R डी का S है क्या, सी का R और डी का S, हाँ। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आपको आई होप आपको समझ में आ गई। जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो उससे क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ बोथ ह्यूमन एंड इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या पूछा हमसे कि ह्यूमन में और इंसेक्ट में कॉमन फीचर क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो बताना है। देखो इंसेक्ट अगर आप देखें तो इंसेक्ट आता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा जो हम देखें क्लास है उसमें क्या आता है, आर्थ्रोपोडा। फाइलम में क्या आता है, इंसेक्ट आते हैं। और इंसेक्ट के पास में आप देखोगे आपको पढ़ना है कॉकरोच। ये आपके अलग से कॉकरोच की पूरी एनाटॉमी यानी इसकी पूरी हिस्टोलॉजी पूरी पढ़नी है आपको, फिजियोलॉजी आपके अलग से चैप्टर नंबर 7 में एनसीईआरटी में दिया कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। तो उसमें जो कॉकरोच है वो इंसेक्ट का मेंबर है। और उसमें आप देखोगे ट्रैकियल सिस्टम दिया हुआ है, ट्रैकियल सिस्टम। ये ट्यूब से बना हुआ एक सिस्टम होता है, इसमें क्या होती है, ट्यूब्स होती है। और ऐसा ही हमने पढ़ा था ट्रैकिया, एक ह्यूमन में भी पढ़ा था, जिससे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं विंड पाइप ट्रैकिया को। तो ये दोनों में कॉमन है। प्रेजेंस ऑफ लंग्स नहीं, लंग्स ह्यूमन में तो प्रेजेंट होंगे, लंग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस बट इंसेक्ट में नहीं होती, गलत है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू ट्रैकिया सिस्टम, हाँ ट्रैकिया सिस्टम दोनों में मिलेगा। ट्रैकिया हमें विंड पाइप जो है वो ह्यूमन में भी देखने को मिलती है और कॉकरोच में भी होती है। यूज़ ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ये ह्यूमन तो यूज़ करेगा बट कॉकरोच में नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ एल्वेलाई ये भी सिर्फ ह्यूमन में मिलेगा। सिर्फ ये एक ही ऑप्शन उन्होंने ऐसा दिया है जो ह्यूमन में भी होगा और हम बोल सकते हैं इंसेक्ट में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखो ये फिर एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कि हमें इंस्पिरेशन किसे बोलते हैं, एक्सपीरेशन किसे बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम तो भी मैंने देखा था नॉर्मल ब्रीथ वॉल्यूम बोल दो, जिसकी वैल्यू कितनी थी 500 ml। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सहेल्ड एयर भी हमने देखा था, ये क्या होता है TB प्लस IRV, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कैसे होता है, प्लस ERV, ये होती है वाइटल कैपेसिटी। एक्सपीरेशन का मतलब होता है एक्सहेल करना, मतलब एयर को ब्रीथ आउट करना, ऐसे मान लो एयर को बाहर निकालना, ब्रीथ आउट करना होता है एक्सहेल। और इंस्पिरेशन होता है इनहेलेशन यानी ब्रीथ इन करना। नॉर्मल बोले तो इसमें तो सांस को बाहर छोड़ना, इसमें सांस को अंदर लेना, ठीक है। तो ए का Q, ये ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल से ऑप्शन इसमें ए का Q एंड बी का P, ए का Q बी का P। इसमें ए का Q है, ये हो सकता है, ए का Q नहीं है, ए का Q नहीं है, ए का Q नहीं। एक ऑप्शन सी हो, देखो ए का Q बी का P सी का S एंड डी का R, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी मैच था कॉलम वाला क्वेश्चन। देखो अगर आपने मेरे लेक्चर पहले देखे हो, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वही मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो मैंने उसमें आपको बताया था पॉन्स में मिलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, पी से पॉन्स की स्पेलिंग स्टार्ट होगी और पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर की स्टार्ट होगी। इसमें न्यूमोसेंटिक सेंटर में ना पी को हम साइलेंट रहते हैं बट लिखा पी जाता है पहले, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये किस में मिलता है, पॉन्स में मिलते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा में हमने देखा था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मिलता है। और जब आप पढ़ोगे ये ब्रेन वाला चैप्टर तो उसमें देखोगे कि जो सेरिबेलम होता है हमारी ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है। सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, और दूसरा सबसे फर्स्ट जो बड़ा होगा वो तो होता है सेरिब्रम, और ये होता है सेरिबेलम। ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। और ये क्या कहते हैं, हमारे जो होता है कि कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है ना, हमारे चलने के बैलेंस को, हम उसको कंट्रोल करते हैं। और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे रेगुलेटरी बॉडी टेम्परेचर। ये हाइपोथैलेमस में रेगुलेटरी बॉडी टेम्परेचर पे बहुत बार प्रीवियसली क्वेश्चन आया कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन मेंटेन करके रखता है, हाइपोथैलेमस हो जो कितना होता है अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ऑप्शन मैच करें। सेरिबेलम का कोऑर्डिनेट मूवमेंट सही दिया हुआ है कि हमारे चलने फिरने को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस डी का जाएगा S, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर मैं मिलाऊँ ऑप्शन सी का R और डी का S, सी का R और डी का S, सी का R डी का S इसमें ही है, इसमें सी का S दे दिया, इसमें सी का P दे दिया, तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया हमें। अब पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा कोर मैच कर लो।
पोन्स में आ जाएगा रेगुलेट रेस्पिरेशन, ठीक है, और मेडुला कंट्रोल ब्रीथिंग, ठीक है। और इसमें कौन सा सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पी लिख रही हूँ ओनली, और इसमें कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज टू। अब प्लूरल फ्लूइड देख के आपके माइंड में आना चाहिए कहाँ था, ये हमने पढ़ा था। प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, लंग्स की कवरिंग बनाती है, लंग्स की कवरिंग। और उसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, हमारे जो लंग्स के बीच में फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस करेगा। और प्रोटेक्शन का काम करती है कौन, प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे लंग्स के प्रोटेक्शन का काम करती है। फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, देखो गैस एक्सचेंज के लिए हमारे लंग में एल्वेलाई है, तो उसमें प्लूरल फ्लूइड का कोई काम नहीं है, हम एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज करते हैं। लुब्रिकेट द लंग्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, यस, ये हमें बताया कि फ्रिक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। इंक्रीज लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, इसका कोई काम नहीं है। मेंटेन ब्लड प्रेशर नहीं, तो एक ही ऑप्शन सेट बेटर है, लुब्रिकेट द लंग्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये किसका काम है, प्लूरल फ्लूइड का काम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीथिंग। इसमें पूछे कि हमें एक वर्ड ध्यान है, ब्रीथिंग तो पूछिए बट कैसे पूछिए, नॉर्मल पूछिए। तो आपको याद हो तो मैंने आपको दो मसल्स बताई थी, डायफ्राम, हमने इसकी पूरी प्रोसेस भी देखी थी ना, कौन से मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन होता है, सब भी देखा था हमने। और एक मैंने बताया था एक्सटर्नल, मैंने बोला था ये एक्सटर्नल वर्ड ध्यान रखना, एक्सटर्नल, क्योंकि कई बार एग्जामिनर यहाँ पे इंटरनल लिख के कंफ्यूज करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कहाँ होती है, रिब के अंदर होती है, रिब के बीच में होती है। डायफ्राम एब्डोमिनल मसल्स, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, नॉर्मल ब्रीथिंग में नहीं, ये फोर्सफुल ब्रीथिंग में हेल्प करती है। जब फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है ना, तो उस टाइम में जो मसल्स काम आते हैं वो तो डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल। हमारे एब्डोमिनल की जो मसल है वो फोर्सफुल ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करती है, ना कि नॉर्मल में। हमें ऑप्शन में नॉर्मल दिया है। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, यहाँ ये आ जाएगा कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग में हेल्प करती है। नॉर्मल वर्ड को ध्यान रखना है, अगर फोर्सफुली पूछता है तो हम ये मार करते हैं डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं, डायफ्राम इसमें ऑप्शन नहीं दिया। डायफ्राम एंड इंटरनल, देखो कंफ्यूज किया ना एग्जाम में यहाँ पे इंटरनल लिख के। अब जिस बच्चे को पता कि डायफ्राम तो था और इंटरकोस्टल मसल्स थी, बट अब उसको ये नहीं पता इंटरनल था या एक्सटर्नल था कोस्टल मसल्स में, तो वो हो सकता है इस डी वाले ऑप्शन को भी टिक कराए, तो वो गलत होगा। अब इतनी छोटी सी गलती इंटरनल और एक्सटर्नल में आपको क्या कर सकती है, नेगेटिव में ले जा सकती है, या फिर आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, बारीकी से नहीं पढ़ा तो। बस ये यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं, जो मेरिट में आते हैं बच्चे जो निकलते हैं, और जो मेहनत करते हैं 2-4 नंबर से रह जाते हैं, उनमें ये डिफरेंस होता है बारीकी से पढ़ने का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर देखे तो मैंने आपको CO2 का ट्रांसपोर्ट उसमें बताया था कि CO2 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, प्लाज्मा के साथ डिजोल्व में, और ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में। बाइकार्बोनेट में 70% था CO2 का, डिजोल्व में प्लाज्मा के साथ 7% था, और हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% था। ये पूरा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन तो हमने समझा हुआ है। आज हम समझेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अगर आप एक बात ध्यान से देख रहे हो तो अगर आप ये क्वेश्चन भी लगा रहे हो ना, जो मैंने आपके करवाए हैं इस चैप्टर के, तो आप देख रहे हो तो कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, क्योंकि एक चैप्टर में हमने एक लेक्चर में हमने CO2 का ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया, आज हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया, हमने वो पूरी NCERT में जो पूरी टेबल दी है वो भी लर्न कर ली, उसमें भी समझ लिया पार्शियल प्रेशर किसका कितने हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे भी मैंने क्वेश्चन बना दी। तो कहीं ना कहीं मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन बना रही हूँ कि जिससे आपका पूरा चैप्टर यहीं क्लास में रिवाइज हो जाए। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दो ही तरीके से होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखिए हम तो 97% होगा और एक 3% होगा, बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। 97% जो ऑक्सीजन है वो जाती है किसके साथ, 97% ऑक्सीजन जो है RBC में, हीमोग्लोबिन के, RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ ऐड होकर जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, और 3% जाती है प्लाज्मा में डिजोल्व होके, प्लाज्मा में डिजोल्व होके। वहाँ पे 7% थी, यहाँ पे 3% है, बस इसका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। अगर हमसे पूछे तो 97% क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा RBC के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके, और 3% प्लाज्मा में होगा डिजोल्व फॉर्म में। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान रखना है। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन इज प्राइमरी ट्रांसपोर्टेड डिजोल्व इन प्लाज्मा, नहीं, ये तो प्राइमरीली बोल दिया, इसमें होता ही 3% है, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन इज प्राइमरी ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू हीमोग्लोबिन, यस, क्या बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। कितने %? 97%, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे।
ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं जाता, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में CO2 जाता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन CO2 बनाता, ऑक्सीजन ही बनाता। ये दोनों स्टेटमेंट गलत किए हुए हैं और ये भी गलत है क्योंकि इसमें बोला प्राइमरी किसके साथ जाएगा, प्लाज्मा में, बट प्राइमरी किसके साथ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ में 97%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स फॉर गैस एक्सचेंज, देखो अभी बताया था कि गिल्स हमें फिश में देखने को मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे ह्यूमन में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू मोस्ट स्किन, मोस्ट स्किन से हम बोल सकते हैं कि किसमें होगा, अर्थवॉर्म में हो सकता है, अर्थवॉर्म में बोल दो चाहे फ्रॉग में बोल दो, बट ह्यूमन में तो मॉइस्ट स्किन से हम नहीं करते। आप करते हो क्या? आपने देखा कभी आपकी मॉइस्ट स्किन से आप ब्रीथ कर रही हो? मैंने तो नहीं देखा ऐसा। गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वेलाई, यस एल्वेलाई कहाँ देखेगी हमें, लंग्स में, और ये कहती है फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लंग्स की। रेस्पिरेशन अकर्स, ये क्वेश्चन मुझे रिपीट हुआ है, ओनली डे टाइम नहीं, रात में भी तो सांस लेते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लूरा इज करेक्ट, कि प्लूरा के बारे में क्या करेक्ट है। प्लूरा क्या हमारे लंग्स की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ लंग्स जो होता है ना, वो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ये कहते हैं डबल मेम्ब्रेन होती है, दो प्लूरा मिलती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। द प्लूरा इज ए सिंगल लेयर, अब ये देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनाती कि सिंगल लेयर है, मैं बोली डबल है, तो ये गलत हो गया। द प्लूरा कैविटी कंटेन्स ए एयर टू फैसिलिटेट लंग मूवमेंट, प्लूरल कैविटी में एयर नहीं होता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, तो ये भी गलत है। द प्लूरल रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड थोरेसिक वॉल, यस, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है जो क्या करता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। द प्लूरा इज एब्सेंट इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं, अभी तो हमने पढ़ा है कि ह्यूमन में 2 प्लूरल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गलती के में हमने ये भी देखा, यहाँ पे एयर नहीं होगा, यहाँ पे फ्लूइड आएगा, यहाँ पे सिंगल नहीं होगी, यहाँ पे डबल होगी, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं होता प्रेजेंट होता है ह्यूमन में प्लूरल मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कौन सा सेंटर बोला, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, विच रेगुलेट द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, रेगुलेट करता कैसे, डिक्रीज कर देता है, जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन होती है ना उसे डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन एक बार प्रीवियसली पूछा हुआ है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाता है या घटाता है, तो घटाता है, कम करता है, डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज। इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है, अभी मैंने बताया था ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में, पॉन्स में, पॉन्स में होता है, और मैंने बताया था पॉन्स भी पी से स्टार्ट होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी पी से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ध्यान रखना कि पी को मिलाना है, पी से पॉन्स और पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे ना चीज़ों को रिलेट करके याद रखोगे तो जल्दी भूलोगे नहीं, दिमाग में सेट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जितने क्वेश्चन करोगे ज़्यादा उतनी आपके रिविजन होगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे चैप्टर आता है ढंग से। नेजल कैविटी, ट्रेकिया, एल्वेओलार, लैरिंग्स, लैरिंग्स हमें पता है क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ से क्या होता है, वॉइस जनरेट होती है। ट्रेकिया को मैंने बताया था, अभी हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। एल्वेलाई में क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा, प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज के लिए, और नेजल कैविटी क्या करती है, फिल्टर करती है एयर को। बस हो गया मैच, ए का आर, बी का पी, ए का आर और बी का पी, इसमें एक आर है, इसमें एक का पी है, एक का एस, एक का क्यू, गलत हो गया, तो एक का आर, बी का पी, सी का एस, टी का क्यू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें था नहीं, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं। अभी इस क्वेश्चन से पहले 4-5 बार मैंने आपको बता दिया कि ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, नेजल कैविटी में फिल्टर हुआ एयर का, वहाँ पे हेयर होते हैं हमारे नेजल कैविटी में, आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को वहाँ पे हम बहुत सारे ट्रैप कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, एयर फिल्टर हो जाती है। और क्या बच गया, ऑप्शन में क्या था एक और, एल्वेलाई प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज के लिए, भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड रिजल्ट इन द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड कैसे हम बोल सकते हैं शिफ्ट होगा। अब देखो सबसे पहले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता क्या है, आज का हमारा टॉपिक है, देखें हम ये एक एनसीईआरटी में बच गया था, मैं डिस्कस नहीं किए थे, वो कर लेते, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो ये कैसे कर्व बना के दिया हुआ आपको एनसीईआरटी में, जब आप देखोगे एनसीईआरटी में जब देखोगे तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसे बना हुआ है कि नीचे तो दिया हुआ आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 का मतलब है मैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिख रही हूँ, और यहाँ पे दिया हुआ परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, परसेंट सैचुरेशन
ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, कि कितना हीमोग्लोबिन के साथ में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन सैचुरेटेड हुई है। जब आप इस कर्व को देखोगे तो कुछ इस टाइप से एक कर्व बनाए हुए हैं ऐसे शेप में, इसे बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे रेंज लिखी हुई है 20, 40, 60, 80, और यहाँ पे भी ऐसे रेंज लिखी हुई है 20, 40, 60, 80 करके। तो ये क्या बताइए, ये बता रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 है तो कितनी वहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई, यहाँ पे मान लो इतनी हुई है, तो ये मतलब ये 20 से कम हुई है। जब पार्शियल प्रेशर 40 है तो मान लो कि 60% क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी। तो इस टाइप का कर्व बना के दिए हुए है। तो ये कर्व ना शिफ्ट हो सकता है। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाऊँ आपको, नॉर्मल हम समझे इसको, तो ये मान लो कर्व हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइड कर्व। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और यहाँ पे क्या परसेंट सैचुरेशन है, पूरा नॉर्मल लिख रही हूँ, परसेंट सैचुरेशन है किसका, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का। तो ये दो तरफ शिफ्ट हो सकता है, या फिर तो ये राइट शिफ्ट हो जाए या फिर ये शिफ्ट हो जाए लेफ्ट। अब हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट एल से हमें एल को मिला के रखना है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, एल को एल से, मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट होगा लंग्स में। लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा लंग्स में, और राइट शिफ्ट कहाँ होगा, टिश्यू में होगा। कभी नहीं भूलोगे कि अगर ग्राफ ऐसे राइट शिफ्ट हो गया, ऐसे बन गया, तो ये तो कहाँ टिश्यू में हुआ है, और अगर ऐसे लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ऐसे बन गया, तो ये कहाँ लंग्स में हुआ है। तो दो टाइप की शिफ्टिंग हमें देखने को मिल सकती है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होगी लंग्स में, एल को एल से मिलाने हमें, तो हमें ध्यान रखना कि लेफ्ट शिफ्ट होगी लंग्स में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंग्स में सिग्मोइड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, तो बच्चों को ध्यान में ही नहीं आता, वो सोचते रहते। तो एल को एल से मिलाना है, अब पूछ लिया लंग्स में तो लेफ्ट साइड में, और फिर बचेगा एक राइट साइड में, कहाँ होगा, टिश्यू में होगा। अब देखो वो कंडीशन क्या कि जब राइट साइड में शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में, देखो हम वापिस से वो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, और मैंने ये बनाया वही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, परसेंट सैचुरेशन है कि कितना परसेंट सैचुरेशन हुआ है, परसेंट सैचुरेशन है। ठीक है, मैंने बताया कि मान लो ये राइट साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो मैं अलग कलर में बनाऊँ इसको, तो कुछ ऐसा बन गया, राइट साइड शिफ्टिंग होगी, कर्व ऐसा बन गया। तो ये कर्व बनता कहाँ है, अभी हमने देखा एक तो बनेगा मैम टिश्यू में, इतना तो हमें ध्यान हो गया। टिश्यू में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है कंपेयर ऑक्सीजन के, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं ना ATP प्रोडक्शन के लिए। आप पूरा रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, ग्लूकोज टूट के CO2 बना लेता है, तो CO2 की कंसंट्रेशन टिश्यू में ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैं लिखा 20, यहाँ पे मैं लिखा 40, यहाँ पे मैं लिखा 60, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे लिखा 40, यहाँ पे लिखा 60। तो जब मैंने यहाँ पे देखा इस वाले पॉइंट पे, देखो इस वाले पॉइंट पे बात कर रही हूँ मैं, तो इस वाले पॉइंट पे ये रेड वाले कर्व में तो 20% पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का, और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो रहा था, मान लो 30 हो रहा था, बीच में आ रहा है 20 और 40 के। ठीक है, और इसी पॉइंट पे 20% जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, 20 से भी कम। समझ में, मतलब सैचुरेशन मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ में कितनी ऑक्सीजन जुड़ी है। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन कम जुड़ रही है टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन कम इसलिए जुड़ रही है हीमोग्लोबिन के साथ में, क्योंकि CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। हमने देखा था कि ऑक्सीजन और CO2 में से जो ज़्यादा होगी वो जुड़ेगी हीमोग्लोबिन के साथ में, तो CO2 ज़्यादा है ना, तो CO2 जुड़ रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है टिश्यू में राइट साइड शिफ्ट हो जाता है कि बहुत कम मतलब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन बहुत कम जुड़ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी कि राइट साइड में कहते हैं PCO2 ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब एक बात ध्यान रखो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब एसिडिटी ज़्यादा। अभी बताओ कि दो अगर किसी एसिड की वैल्यू 2, किसी एसिड की pH 2 है और किसी एसिड की pH 3 है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन है, 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है। जितनी ज़्यादा pH कम होती है एसिडिटी उतनी बढ़ती है, तो H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा यानी pH कम। ये बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं केमिस्ट्री में भी कि मैम H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा तो pH ज़्यादा, क्योंकि आप देखो कि एक एसिड का pH आपको दिया 2, एक एसिड का pH आपको दिया 3, तो एसिडिटी कौन से pH की ज़्यादा होगी, जो pH जिसका 2 है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। आपने पढ़ा होगा ये फिर केमिस्ट्री में, सॉरी वो चैप्टर भी आता है एक सॉल्यूशन करके, उसमें pH VH आती भी है, बफर सॉल्यूशन करके। ठीक है, वो आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, उसमें बहुत सारे pH के फॉर्मूले भी आते हैं।
तो ये होगा, ऐसे होता है कि मान लो एक मैं बता रही हूँ कि एक कोई बोतल है और दूसरी बोतल है, इसका तो पीएच है 5 और इसका पीएच है 3, तो आपसे पूछ ले एग्जामिनर बताओ कि कौन से बोतल का, ये बोतल नंबर 1 है बोतल नंबर 2 है, कौन सी बोतल ज़्यादा एसिडिक है, तो आप ये बोलोगे ना कि मैम कि ये बोतल नंबर 2 ज़्यादा एसिडिक क्योंकि इसका पीएच 3 है। जितना कम पीएच होता है 7 से उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती है, आपने पढ़ा होगा, उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती है। और जितना पीएच 7 से ज़्यादा होता है 14 तक जाता है तो उतनी ज़्यादा जो बेसिडिटी होती है वो बढ़ती है। अब ये आपका केमिस्ट्री में पढ़ना ढंग से, तो हमने तो वो सिचुएशन ध्यान रखनी है। तो देखो मैं वापिस से ड्रॉ करके बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा गच सा हो गया। राइट शिफ्ट में क्या होता है, जब कर्व राइट शिफ्ट होता है तो प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो जाता है, H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो pH क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सब कुछ ज़्यादा होता है। बस एक ये ध्यान रखना कि H+ और pH एक दूसरे के एंटी है। कैसे एंटी है मैंने वो भी समझाने की कोशिश की कि जब H+ ज़्यादा हो तो pH कम होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। ये तो होता है राइट शिफ्ट में। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है वो देख लो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। ये मान लो पहले ऐसे था और लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ऐसे बन गया। अब ये क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट हुआ इसका, लेफ्ट शिफ्ट, और एल को एल से मिलाना तो लेफ्ट शिफ्ट होगा कहाँ, लंग्स में। और इसमें कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन का पार्शियल PCO2 क्या होगी, कम होगी, उल्टा होगा इसका। टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, H+ आयन भी क्या होंगे, कम होंगे, और फिर H+ आयन का मैं तो pH क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना में। अब मैं आपको ऐसे पूछूं कि लंग्स में अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछूं तो क्या होगा, अगर PCO2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकते हैं। वो खुद को ध्यान रखना आपको कि मैं बोल रही हूँ कि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, तो मैम अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ 20 40 60, यहाँ पे भी 20 40 60, मैंने एक पॉइंट लिया ये वाला, आप समझने की कोशिश करना, ये वाला मैंने पॉइंट लिया जो पहले नॉर्मल कर्व होता है, तो उसमें 40% ऑक्सीजन सैचुरेट होती है कितने पे, 30% क्या बोल रहे हैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। बट यहाँ पे क्या है कि 40, अब इसी सेम कर्व में यहाँ पे 40% ऑक्सीजन सैचुरेट होती है कितने पे, 20 से भी कम पार्शियल प्रेशर चाहिए हमें, 10 पे मान लो। तो देखा कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, बढ़ जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। वो क्वेश्चन करते हैं हम। राइट वर्ड शिफ्ट करना हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, तो कब होगा, डिक्रीज टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। अभी आप पीछे जाके देखना स्लाइड में मैंने बताया कि राइट साइड में टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, ये गलत है। इंक्रीज पीएच इंक्रीज नहीं होगी, पीएच डिक्रीज होगी क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, हाँ ये है, PCO2 बढ़ेगा यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा। डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज पीएच, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, पर ये इंक्रीज पीएच तो दिया, बट आधा स्टेटमेंट गलत दे दिया तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, ऑप्शन सी। अब आपको बस इसमें ना कोई ज़्यादा वो कर्व को ज़्यादा ध्यान नहीं है, 20 40 60 वो मत ध्यान रखना, उसमें दिमाग घूमेगा आपका। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि दो तरफ शिफ्टिंग हो सकती है कर्व की, बना रही हूँ मैं रफली सा। राइट साइड होगी तो वो कहूँगी टिश्यू में और एल्कोहल से मैच कर देंगे हम, लेफ्ट साइड होगी तो वो कहूँगी लंग्स में। बस एक साइड की कंडीशन याद रख लो, राइट साइड की याद रख लो, CO2 ज़्यादा, H+ भी ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा, बस एक पीएच को इसका उल्टा कर देना, H+ के पीएच कम हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। और ये लेफ्ट साइड में तो सारा इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे CO2 ज़्यादा लेफ्ट साइड में तो CO2 को कम कर दो, H+ को ज़्यादा किया तो H+ को कम कर दो, टेम्परेचर को ज़्यादा किया तो टेम्परेचर को कम कर दो, और पीएच को कम किया तो पीएच को ज़्यादा कर दो। बस एक साइड का ध्यान रखो, दूसरे का इसका एंटी हो जाएगा। और ऑक्सीजन का पूछ ले तो CO2 का एंटी कर देना। आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर कितना भी टफ बनाए हम कर देंगे। बस इतनी पूरा, अगर आप कहीं पूरी एक स्लाइड ध्यान रखें तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको समझ में आ गया। इससे भारी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे वो बनाना ऐसे बनाता है क्वेश्चन एग्जामिनर कि कब राइट साइड शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो ये बस ऑप्शन ऐसे बना देते हैं, इंक्रीज डिक्रीज टेम्परेचर H+ कंसंट्रेशन, बस फिर हमें ऑप्शन मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ट्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक तो ये करेक्ट, ट्रू और फॉल्स, ये ध्यान रखा करो। द ट्रेकिया इज स्पॉटेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। हाँ, आप जब देखोगे ना खुद फील भी करो, अपने गले पे ना ऐसे हाथ लगा के देखो तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ कार्टिलेजनस रिंग है हमारे गले में। तो क्या करते हैं, ये ना ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, क्योंकि जब एयर हम बाहर फेंकेंगे, जब ब्रीथ आउट करेंगे, तो जब ट्रेकिया से बाहर निकलेगी ना, आप इमेजिन करो कोई पाइप, उससे हवा बाहर निकलगी तो वो ऐसे पिचक जाएगी। अगर ऐसे ही हमारी ट्रेकिया होती है, हवा बाहर निकली तो कैसे पिचक जाएगी। तो उससे बचाने के लिए, कोलैप्स को रोकने के लिए क्या होता है कि सी शेप्ड कार्टिलेजन रिंग होते हैं जो क्या करते हैं उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं।
द एल्वियोलाई आर लाइंड विद सिलेटेड एपिथेलियम, नहीं सिलेटेड एपिथेलियम एल्वियोलाई में नहीं होती, ट्रेकिया में तो होती है, एल्वियोलाई में नहीं होती। यहाँ पे कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमें पता होना चाहिए टिश्यू वाले चैप्टर में भी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो ये गलत दे दिया। द डायफ्राम इज ए वॉलेंट्री मसल, नहीं इनवॉलेंट्री होती है, अपनी मर्जी से डायफ्राम को हिला सकते हो क्या, इनवॉलेंट्री। द राइट लंग हैज़ 2 लोब्स, नहीं अभी थोड़े दिन पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट में कहते हैं 3 लोब होती हैं, अपर मिडल और लोअर, 3 लोब्स लिख रहा था ना, 3 लोब होती है, लेफ्ट में होती है तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो कोलैप्स होने से हमारे ट्रेकिया को बचाते हैं। सी शेप होते हैं, शेप भी एनसीईआरटी में जो कौन सी शेप होते हैं, सी ऐसे ट्रेकिया तो उसके आधा होगा, मतलब पूरा नहीं होता, पीछे तक नहीं जाता, सी शेप होते हैं, आगे आगे तक होता है, पीछे तक नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड एल्वियोलाई अकर बाय, अभी एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है कि एल्वियोलाई में और हमारे कैपिलरी के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होगा वो कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है, डिफ्यूजन से। हम बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और यहाँ पे हमारे कैपिलरी में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो CO2 ज़्यादा होती है, तो CO2 बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, तो सिंपल डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोई ATP नहीं लगता, कोई फैसिलिटेड, कोई प्रोटीन प्रोटीन नहीं चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और वहाँ से क्या होता है, डिफ्यूज हो जाती है गैसेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये फिर से सेशन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, ये सेशन रीजन वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसमें दिमाग लगता है, पढ़ो सेशन क्या बोल रहा है। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, हाँ ये बात तो सही है, मैंने बताया था डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है इंस्पायरेशन के दौरान, और ये क्या करता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, ये भी ध्यान रखना है, एंटीरियो पोस्टीरियर, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, एक्सिस में क्या करता है हमारे वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, हमारे वॉल्यूम को मतलब लंग्स के वॉल्यूम को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम, अभी आएगा ना बात, इंक्रीज द वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसने एक्सिस नहीं बताई कौन सी, एंटीरियर पोस्टीरियर, हमें तो इतना भी पता है कि कौन सी एक्सिस में करता है। लीडिंग ए डिक्रीज इन इंटरनल प्रेशर, हाँ मैंने बताया था वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर हमने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या कम होगा। अब जब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि जो एयर है ना वो हमेशा जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही तो हम हमारे लंग्स में करते हैं, और करते क्या, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होता है ना वो एयर का मूवमेंट होता है। तो हमने क्या किया, हमारे जो क्या है डायफ्राम उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया, पहले डायफ्राम ऐसे होता है डोम शेप में होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कराया तो वो ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया, तो क्या हो गया कि हमारे जो लंग्स है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, और एयर हमेशा जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और बाहर की साइड में प्रेशर क्या ज़्यादा एयर का, हमने अंदर वॉल्यूम कर ज़्यादा करके लंग का प्रेशर क्या कर लिया, कम कर लिया जानबूझ के, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए अंदर, तो एयर आ गई अंदर से, सॉरी एयर क्या है बाहर से अंदर आ गई, तो इसे ही बोल देते हैं हम इंस्पायरेशन, यही तो करते हैं हम, और करते क्या है, इंस्पायरेशन का मतलब यही तो होता है, जानबूझ के हम हमारे ये डोम शेप क्या करते हैं, जानबूझ के तो क्या मतलब प्रोसेस है कि डोम शेप ये क्या है डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, हमें पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, प्रेशर को कम कर दिया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर बाहर से अंदर आ गई, यही तो होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सही है ये स्टेटमेंट भी, कि क्या होता है कि लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्शन होने से डायफ्राम से, और प्रेशर कम हो जाता है। अब देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यानी बिकॉज ला के चेक करो। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कि हम इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, क्योंकि बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, क्योंकि अगर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो इंक्रीज करेगा वॉल्यूम को थोरेसिक कैविटी की, इंक्रीज द वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी लीडिंग टू डिक्रीज इन इंटरनल प्रेशर। यस ये बात सही है कि हम हमारे डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों है इंस्पिरेशन के दौरान, कि जिससे हमारे जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए, जिससे कि जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी लंग्स में एंटर कर जाए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिख ही रहा हमें स्क्रीन पर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा था, एम्फाइसीमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमने देखा था पहले के लेक्चर में भी कि एम्फाइसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो एल्वियोलाई की वॉल है, वॉल ऑफ एल्वियोलाई क्या होती है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, वो रिड्यूस होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये होता किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें। और इसकी दवाई भी हमने देखी थी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। डैमेज टू ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स नहीं एल्वियोलाई, डैमेज टू एल्वियोलाई वॉल्स, यस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। डैमेज टू रेस्पिरेटरी मसल्स को नहीं, ये हमारी एल्वेओली जो हमारी सरफेस है ना, मतलब जहाँ से हमारा गैस का एक्सचेंज होना है, मेन जो साइट है उसी को डिस्ट्रॉय करती है, जिससे कि क्या होता है कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्रोसेस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट रेफर्स टू द, अब देखो क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा जो CO2 का, अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझे कि CO2 का जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है 70% वो होता है किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। बाइकार्बोनेट आयन बोल दो, वो होता है HCO3-। ये जो मैंने लिखा ये होता है कार्बोनिक एसिड। ये उसमें पूछे थे आपसे केमिस्ट्री में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, बच्चों को ये नहीं पता होता। H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि देखो हमें बताइए हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या होगी, एक RBC होगी, और बाहर क्या होगा, कुछ फ्लूइड सब्सटेंस होगा जिसे हम क्या बोलते थे, प्लाज्मा बोल देते हैं। ये देखो क्या होता है कि जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये भी एनसीईआरटी में इसकी जो अमाउंट होती है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, और मुझे लग रहा है आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम है एक, इसकी जो अमाउंट होती है वो RBC में ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्लाज्मा। एक तो ये फैक्टर में ध्यान रखना है, ये बात में ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमें RBC में देखने को ज़्यादा मिलेगा या प्लाज्मा में। तो RBC में इसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी अमाउंट के हिसाब से, किसके, प्लाज्मा में। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता क्या है कि CO2 को वाटर के साथ जोड़ के क्या बना देता है, यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये वाला मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने मार्क कर दिया इसे, और क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, बन गया कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड, और ये रिवर्स होता है, ये वापस टूट भी सकता है, ये रिएक्शन रिवर्स होती है दोनों ही। और फिर ये कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, मैं पूरा नहीं लिखी, इस एंजाइम की हेल्प से किस में टूट जाता है, बाइकार्बोनेट आयन और H+ में, ये H+ में टूट गया, तो ये बन गया बाइकार्बोनेट आयन। और इस बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में क्या होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखो अब ये बनता कहाँ है, देखो ये होगी हमारी रेड ब्लड सेल। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना वो क्या होता है, अभी जो अब हमारे जो ये प्लाज्मा इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन होते हैं और बाइकार्बोनेट आयन है यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट आयन तो आ जाता है प्लाज्मा में, और ये क्लोराइड होता है वो अंदर चला जाता है RBC के। तो इससे ही हम बोलते हैं क्लोराइड आयन का RBC के अंदर जाना ही कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं हैमबर्गर इफेक्ट। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, हैमबर्गर इफेक्ट। ये भी पूछे थे एग्जाम में, हैमबर्गर इफेक्ट क्या बोलते हैं। ये होता है कि शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन इन द RBC के अंदर, शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयंस इन द RBC इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसे बोल दो हैमबर्गर इफेक्ट। ये होता है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट, आपको समझ में आएगा। और अब हमने ये भी देख लिया कि इसका ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे। वो जो मैंने आपको पूरी रिएक्शन लिखी दिखाई ना एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये बताया हुआ है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसकी अमाउंट जो होती है RBC में ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्लाज्मा। अब देख लो, मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इनटू रेड ब्लड सेल्स इन द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट। यस, इनटू मतलब अंदर जा रहे हैं, हाँ ये स्टेटमेंट से लिख रहे हैं। मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आउट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, नहीं क्लोराइड आयन अंदर जाएगा, ये RBC है तो इसके अंदर जाएगा कौन, क्लोराइड आयन, इनटू होगा आउट नहीं होगा, तो ये तो क्या स्टेटमेंट। बाइंडिंग ऑफ क्लोराइड आयन टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करता क्लोराइड आयन। रिलीज ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द लंग, नहीं लंग से कोई रिलीज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कैसे होता है वो भी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्यों डिसोसिएशन होगी। देखो मैंने आपको बताया था, खुद बताओ CO2 है और ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो डिसोसिएशन होगा क्या, नहीं होगा। डिसोसिएशन उस टाइम होगा जब CO2 ज़्यादा होगी, या फिर मैं बोलूँ ऑक्सीजन कम होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकती है, एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, एक दूसरे के एंटी चलती है ना। हाई PO2, अगर PO2 हाई है तो वो टूटेगा क्यों, वो तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। लो PO2 ठीक है, हाई PCO2, लो pH एंड हाई टेम्परेचर, यही हमने देखा था, यही होता है राइट शिफ्ट। क्योंकि टिश्यू में यही तो होता है राइट शिफ्ट की ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर के ऑक्सीजन टूट जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, वो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में काम आ जाएगी। क्योंकि अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंदी रहेगी तो वो टिश्यू में कैसे जाएगी और काम कैसे आएगी। तो यही तो होता है राइट शिफ्ट भी टिश्यू में, कि क्या होगा, लो PO2 होगा वहाँ पे, हाई PCO2 होगा, लो pH होगा,
pH लो होगा और H प्लस कंसनट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, मैंने बताया था आपको। और टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। हाई PO2, अगर PO2 हाई है तो वो टूटेगा ही नहीं। लो PO2 लो PCO2, अगर PCO2 भी लो है PO2 भी लो है तो फिर क्या फ़ायदा टूटने का भी, कुछ टूटने का फ़ायदा हुआ क्या। बस कंडीशन ये बी वाली सही दे रही है, और यही राइट शिफ्ट की भी कंडीशन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो राइट शिफ्ट और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को डिसोसिएशन और ऑक्सीजन टूट रहा है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन लंग्स में जुड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्राइमरी साइट ऑफ फॉर द गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एल्वियोलाई। ये तो हमने बहुत बार देख लिया, इसका तो कोई डिस्कस करने का भी मतलब नहीं रहता कि प्राइमरी साइट ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन है, एल्वियोलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट नॉर्मल ब्रीथिंग इज करेक्ट। करेक्ट देखना है। इंस्पायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, नहीं, मैंने आपको बताया था इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपायरेशन पैसिव। हाँ, ये सही है कि ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि इंस्पायरेशन तो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन पैसिव है, ठीक है। बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर एक्टिव, नहीं, एक्सपिरेशन कहाँ एक्टिव होता है, ये गलत है। बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर पैसिव, नहीं, इंस्पिरेशन तो एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है एक ही चीज़ से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द, कहाँ एब्जॉर्ब होगी ऑक्सीजन, एल्वियोलाई में, हमारे एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल्वियोलाई आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग, और बाहर जाती है किसमें, एक्सेलेशन में। मैंने बोला था एक्सेलेशन का मतलब है ब्रीथ आउट करना, और ब्रीथ आउट करके हम क्या बाहर निकालते हैं, हमारी बॉडी से CO2 तो बाहर निकालते हैं। तो एल्वियोलाई इनहेलेशन नहीं, एल्वियोलाई और एक्सेलेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सेलेशन। इनहेलेशन में तो हमेशा हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है, किसी चीज को अंदर लेना मतलब सांस को अंदर लेना इनहेलेशन, और बाहर निकालना एक्सेलेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी RRC बोला था ना मैं, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच रेगुलेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये तो बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करना। ऑप्शन नंबर ये सॉरी क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद में लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। फिर आप बताना, फीडबैक देना मुझे कमेंट में कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायफ्राम इज करेक्ट। डायफ्राम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट के, इट इज़ ए वॉलेंट्री मसल, नहीं, ये इनवॉलेंट्री होती है। इट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, नहीं, एक्सपिरेशन के दौरान तो कहते हैं रिलैक्सेशन होता है। इट सेपरेट द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, हाँ। इट एब्सेंट इन मैमल्स, नहीं, मैमल्स में तो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, इनको सेपरेट कैसे करती है। देखो मान लो मैंने एक ह्यूमन बनाया, तो देखो ह्यूमन में क्या होता है कि ये जो चेस्ट वाला रीजन ऊपर, डायफ्राम से ऊपर वाला जो रीजन होता है जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं और जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, इसे तो हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, इसमें हमारे कौन से ऑर्गन होते हैं, लंग्स आ गए, ठीक है, और हार्ट भी यहीं पे प्रेजेंट होगा। और ये नीचे वाली जो कैविटी होती है इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे होता है हमारा स्टमक, यहाँ पे हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है ना वो यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये जो पार्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, लीवर हो गए, ये कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को यहाँ पे जो सेपरेट करता है ये डायफ्राम होती है, ये जो मसल होती है इन दोनों कैविटी को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी बोले कि इस चैनल से जुड़े, जिससे उनके बायो में क्या होंगे, चैप्टर क्लियर होंगे, उनके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।